Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our four part of the chapter number 4, reproductive health. So, this is our chapter outline, reproductive health problems and strategies. We have completed this. Then we have seen the population explosion and birth control. Then medical termination of pregnancy. So, our today's topic is medical termination of pregnancy. So in previous lecture we have completed population stabilization and birth control. So now 4.3. So here intentional or voluntary termination of the pregnancy before full term is called as medical termination of the pregnancy, MTP. Okay, this is the definition of MTP. This can be asked in exam 2 marks or 3 marks. 2 marks generally definition. सो इंटेंशनल और वॉल्यूंट्री मीनिंग कि हमारी मर्जी से जो चीज़ हो डेट इज़ द इंटेंशनल, कि हमारा इरादा हो वैसा हम चाहे तब, डेट इज़ द वांटेड, वी वांट कि हमें अभी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है. सो डेट इज़ द इंटेंशनल एंड वॉल्यूंटरी, कि हमारी मर्जी से ही अगर हम अपनी जो प्रेगनेंसी होती है, जो कैंडिडेट जो भी पेशेंट होता है उसका, सो डेट इज़ बिफोर द फुल टर्म, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बिफोर द फुल टर्म मीनिंग जनरली 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, 9 मंथ्स के अंदर जो पूरा फीटस होता है डेट विल डेवलप. बट हियर बिफोर द फुल टर्म, डेट इज़ बिफोर द 9 मंथ्स, कि वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है और उसका टर्मिनेशन कर देना है. सो नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ conceived pregnancy in a year. So you can think that numbers, that is 45 to 50 million MTPs are performed in all over the world in particular year, and that is the 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. So you can think कि 5 में से एक प्रेगनेंसी का यहाँ पर MTP हो रहा है. So this is the thing, ये this is numbers and very important for MCQ also. So whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, religious and social issues involved in it. So in some countries this is not legally, कि कुछ कंट्रीज ऐसी है कि उसमें MTP जो होता है वो लीगल नहीं होता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. डेट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनली, एथिकली, रिलीजियसली एंड सोशियली. सो दिस आर द सम इश्यूज इन सम कंट्रीज. ओके, so government of India legalized MTP in 1971. important for MCQ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लीगलाइज कब किया था? 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिस यूज़. ओके, हर एक चीज़ का मिस यूज़ भी लोग करते हैं. सो स्ट्रिक्ट कंडीशंस इज देयर फॉर फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो व्हाट आर द कंडीशन वी विल सी. सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक the indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. कि ऐसे रेस्ट्रिक्शन, ये जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्यों की है? बिकॉज इम्पोर्टेंट होता है हर एक कंट्री के अंदर, और इंडिया में ये ज़्यादा है कि इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स जो होते हैं. सो वाई MTP एंड व्हाट इज़ मीनिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस, व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ MTP? सो ऑब्वियसली द आंसर इज़ to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive use during the coitus or rapes. So MTP हम कब इस्तेमाल करेंगे? सो ऑब्वियसली जब डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिकल टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को. सो बिकॉज ऑफ, क्योंकि पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तभी, बिकॉज प्रेगनेंसी उसको नहीं चाहिए तो उसको या तो फिर गलती से प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर अनप्रोटेक्टेड, मतलब कि उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था. सो और उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने जो यूज़ किया था वो भी फेल हो चुका है. सो वहाँ पर MTP का यूज़ होना ज़रूरी होता है. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even the fatal either to the mother or to the fetus or both. या तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं सर्टेन केसेस कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है या तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा या उसकी मदर को प्रॉब्लम होगा या बच्चे और मदर दोनों को प्रॉब्लम होगा. सो डेट्स वाई MTP भी वहाँ पर एक काम आता है.
MTPs are considered relatively safe during the first trimester. सो गाइस देर इज़ 9 मंथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसके अलग अलग ट्राइमेस्टर में उसको डिवाइड किया गया है. यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है प्रेगनेंसी का, डेट इज़ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी के जो 12 वीक्स होते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, देन MTP जो होते हैं वो फर्स्ट 12 वीक्स में सेफ माने जाते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, कि उसके बाद अगर किसी को MTPs करना है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट अ मेजोरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्वॉक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू. कि कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेशन नोटिस किए गए हैं, डेट इज़ परफॉर्म्ड MTPs आर परफॉर्म बाय इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड persons. Okay, so which is harmful obviously, and which is unsafe also. Now another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. So this is another dangerous trend which is going on, that the determination of the sex, whether it is male or whether it is female. So जो बच्चा अभी डेवलप हो रहा है वो लोग चेक करवाते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, बिकॉज अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इफ़ दिस फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय द MTP. अगर वो फीमेल हो रहा है बच्चा तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो MTP का यूज़ करते हैं, मेडिकली टर्मिनेट करवा देते हैं. सो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल. ये इलीगल है पूरी तरह से, ये लीगल नहीं है. So such practice should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus also. So उस टाइम पे अगर ये MTP जो होता है MTP को अवॉइड करना ज़रूरी है, बिकॉज वैसे भी ये इलीगल है एंड ये फीटस एंड यंग मदर जो होती है उसके लिए भी ये डेंजरस होता है. So effective counseling on the need to avoid the unprotected coitus and the risk factor involved in the illegal abortions as well as the providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. So here is totally different, that is कि अगर इफेक्टिव काउंसलिंग हो रहा है ऑन द नीड टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड कोइटस, कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस नहीं होना चाहिए. ओके, सो उसके लिए भी एक काउंसलिंग होता है, इफेक्टिव काउंसलिंग, कि कैसा उसका रिस्क वगैरह क्या है, एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल एबॉर्शंस एज वेल एज द प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्थी ट्रेंड. कि अनहेल्थियर जो कपल्स होते हैं सोसाइटी में, सो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सब बातें जानना. सो हियर फैक्टर्स की जो रिस्क फैक्टर्स है कौन कौन से होते हैं इलीगल एबॉर्शंस के, और उसको कौन सी मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. सो डैट इज़ रिवर्स द मेंशन अनहेल्थी ट्रेंड. नाउ another our topic is sexually transmitted infections, STIs. So guys, infections or diseases which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted infection, STI, or another call is venereal diseases, VD, or reproductive tract infections, RTI. So 3 similar names is here. Okay, so this is the definition of sexually transmitted infection and also called as venereal diseases, also reproductive tract infections. कि infections वहाँ पर भी होते हैं, diseases होते हैं जो reproductive organs या reproductive जो health है उसको harmful होते हैं. So कौन से infection है हम we will see. So first of all gonorrhea, syphilis, genital herpes, then chlamydiasis, then genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection is the recent years, that is HIV. HIV meaning human immunodeficiency virus. HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड डेट इज़ लीडिंग टू द एड्स. ये जो HIV वायरस है इसकी वजह से एड्स होता है. ओके, सो कॉमनली combinedly called as HIV AIDS and are some of the common STIs. So you can see here this question can be asked in exam. So common कुछ ऐसे infections कौन से होते हैं, कौन से ऐसे diseases है जो reproductive health को इफेक्ट करते हैं. So gonorrhea one of them, then syphilis, then genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, another virus, and of course the
HIV/AIDS. So these are the some list of diseases. Now among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter number 8. We will study. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injection needles, surgical instruments, etc. कि ये HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजरस होते हैं और ये ट्रांसमिट ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी फैल सकते हैं कि वो नीडल्स, अगर इंजेक्शन नीडल्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनकी वजह से भी ये हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस फैल सकते हैं विथ इन्फेक्टेड पर्सन। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो भी ये वायरस आ सकता है। और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस ऑल्सो, कि अगर मदर को ये डिसीज़ है, HIV है या हेपेटाइटिस बी है, तो उसके बच्चे को भी ये डिसीज़ हो सकता है। सो एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if the detected early and treated properly. So अगर हेपेटाइटिस बी को हम छोड़ दें, उसकी बात नहीं करनी है, जेनिटल हर्पेस और HIV इन्फेक्शंस जो है, सो अदर डिसीज़ ऑल्सो कम्प्लीटली क्यूरेबल, कि वो उसको कंप्लीट हम क्यूर कर सकते हैं, उसकी हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बट व्हेन डिटेक्टेड अर्लियर, अगर वो जल्दी से हमको पता चल जाता है इस डिसीज़ के बारे में, तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है और वो क्यूरेबल हो सकता है। सो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट दिस आर माइनर एंड इंक्लूड द इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स एट्सेट्रा। सो दिस आर द सम अर्ली सिम्टम्स, कि अगर ऐसे डिसीज़ हैं पेशेंट्स के अंदर, तो पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स दिखेंगे, इचिंग होगा, उसको फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन भी होगा, स्वेलिंग्स होगा। ओके, इन द जेनिटल रीजन, कि ये सारे चीज़ें कहाँ पर होगी, जो जेनिटल रीजन होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। सो इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन द अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग। सो जनरली क्या होता है, जो फीमेल्स होती है, जो इन्फेक्शन जिसके अंदर वो इन्फेक्शन है, उनके में उन लोगों में ये सिम्टम कभी कभी नहीं भी दिखते हैं। सो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो हमें ये कोई डिसीज़ नहीं है, बट ऐसे एसिम्टोमिक की वजह से वो अनडिटेक्टेड लॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है, वो इन्फेक्शन जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक अनडिटेक्टेड रहता है। मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा ना, सिम्टम्स ही नहीं है, तो हमको पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा डिसीज़ है। जैसे अभी कोरोना वायरस में भी एसिम्टोमेटिक हो रहा है, कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको कोरोना हुआ है, लेकिन फिर भी वो बाद में पता चलता है, तब उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। सो डेट इज़ नाउ एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कब मिलेगी, जब वो टाइमली डिटेक्शन, अगर वो डॉक्टर के पास रेगुलर जाता है अपने चेकिंग के लिए, तो वो उसको पता चल सकता है डिसीज़ के बारे में। बट एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्लियर स्टेज, अगर कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर दिख भी जाते हैं, तो भी ये चीज़ होती है कि डॉक्टर के पास आप रेगुलर जाते हो तो पता चल जाता है। Also the social stigma attached to the STIs, so that is helpful for the proper treatment. So this could lead to the complications later, which include the pelvic inflammatory disease, that is PID, then abortions, stillbirths, then ectopic pregnancies, infertility or even the cancer of the reproductive tract। कि अगर ये कुछ ज़्यादा ही अगर ये डिसीज़ हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मतलब कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है, विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकते हैं, एबोर्शंस हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर तक भी वो जा सकता है, अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी हो सकता है। सो STIs आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। ओके, सो वी कैन इमेजिन कि STIs कितना डेंजरस होता है हमारी हेल्दी सोसाइटी के लिए। So therefore prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs। So वैसे प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं हर एक कंट्री के अंदर कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, एज वी नो आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर की कैसे कैसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। सो इससे वो प्रिवेंट हो सकते हैं, वो अर्ली डिटेक्शन भी हो सकता है उस डिसीज़ का और उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है।
Though all persons are vulnerable to these infections, these tendencies are reported to be a very high among person in the age group 15 to 24, कि सबसे ज़्यादा ऐसे जो इन्फेक्शंस और डिसीज़ होते हैं वो 15 to 24 की एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, and this age group to which you also belong. Okay, so आप भी इस ग्रुप के एज में आ जाते हो, so keep in mind these things. Now there is no reason to panic because prevention is possible. यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन तो पॉसिबल होता ही है. सो वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शंस बाय द फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स. अगर आपको फिर भी इन चीज़ों से, अगर ऐसे डिसीज़ से दूर रहना हो, तो आप नीचे गए हुए सम प्रिंसिपल्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हो. ओके, इन फ्यूचर ऑल्सो एंड फॉर योर स्टडी ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, avoid the sex with unknown partners or multiple partners. ओके, सो यू हैव टू अवॉइड कि कोई अगर अननोन पार्टनर है या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ भी आपको सेक्स जो है वो अवॉइड करना है. देन ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द कोइटस. सो आप जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो तो आप लोगों को कॉन्डोम्स यूज़ करना होता है. इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको फिर भी डाउट है, सो वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ द डायग्नोस. अगर आपको फिर भी डाउट है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो सकता है या मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो आपके अर्ली डिटेक्शन के लिए. सो ये कुछ जो प्रिंसिपल्स है इसके जो अगर ये फॉलो होते हैं, सो हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. सो prevention is possible by this following. So here our this part is completed. Now our last point will be in next lecture, that is infertility. Okay, so thank you and Jai Swaminarayan.